गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूक्लियर फिशन के ऊपर होगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ टाइम ज़ाय के बगैर। डिफिनीशन: द स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियाई इज स्प्लिट अप इनटू टू न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ऐसे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है ये पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन चलो इसमें ये बात आ गई न्यूक्लियर रिएक्शन तो इसको भी देखते हैं। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वन और मोर देन वन पार्टिकल आर एमिटेड फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द टारगेट न्यूक्लियाई। और ऐसे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। देखें, एक न्यूक्लियाई है, उसके ऊपर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, उस पार्टिकल की वजह से वो जो टारगेट न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो गई। अनस्टेबिलिटी की वजह से इस टारगेट न्यूक्लियाई ने कुछ पार्टिकल को एमिट किया। बस इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा, न्यूक्लियर फिशन। लेकिन यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है, व्हाई रिएक्शंस अकर्स, कि रिएक्शन क्यों अकर्स करते हैं, ख्वाह वो केमिकल रिएक्शन हो या न्यूक्लियर रिएक्शन हो। तो इस सवाल का जवाब देना लाजमी है। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने न्यूक्लियर फिशन की तरफ, उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है, वाई रिएक्शंस अकर। देखें गाइस, ये एक ग्राफ है। किस चीज़ का ग्राफ है? बाइंडिंग एनर्जी का, और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका, कि फ़लाँ एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक मास इतना है उसके लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी दरकार होती है। तो आप इस ग्राफ को देखें, जो हाइड्रोजन से शुरू होता है और जिसका एटॉमिक मास 20 तक हो, उसके लिए कुछ लगभग आ रही है एक बाइंडिंग एनर्जी, तकरीबन आप यूँ समझे कि ये आ रही है, यानी कि 7 और 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान आ रही है। अब देखें, जो ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है 8 से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। कहाँ पर? जब 40 और 40 से आगे, यानी कि 40 जिसका एटॉमिक मास 40 हो, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो तकरीबन 8.5 यानी कि 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब यहाँ से आप देखें कि 50 से 80 के दरमियान ये जो ग्रीन रीजन है, इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है एलिमेंट्स की वो आ रही है कुछ 8 से 8.5 से 8.34 तक आ रही है। अब देखें, जब यहाँ से आगे जो ही एटॉमिक मास बढ़ता है तो क्या होता है गाइस, कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है? कम होती जाती है। तो जितनी भी हैवीएस्ट, अब देखें हाईएस्ट एनर्जी कहाँ पर है? हाईएस्ट एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि 8.5 से ऊपर या 8.5 अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट एनर्जी है। ये रीजन जो है ये ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी का रीजन है, यानी कि जिसको 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है, वो एक बहुत स्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं। क्योंकि जब एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, जब एटॉमिक मास क्या होता है? बढ़ता जाता है, तो एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी दरकार होती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। यहाँ पर फिर 8 से डिक्रीज़ हो गई। देखें, 8 से डिक्रीज़ हो गई। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि स्टेबल न्यूक्लियाई उसका जो एटॉमिक मास अक्कर करता है वो 50 से 80 के दरमियान अक्कर करता है। ठीक है, तो जितने भी हैवी न्यूक्लियाई है वो इस स्टेज को पहुंचना चाहते हैं। जिस तरह के हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसी तरह हैवी न्यूक्लियाई चाहती है कि उसका एटॉमिक मास कहाँ से हो? 80 और 50 के दरमियान हो। ठीक है, ये है स्टेबिलिटी का एक गोल, एक टारगेट, एक स्टैंडर्ड, कि स्टेबिलिटी कहाँ पर गेन हो जाएगी? जब किसी न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास जो है वो 50 या 80 के दरमियान आ जाएगा। तो देखें अब उस क्वेश्चन को, तो देखें अब गाइज, ऑलवेज रिएक्शन आइदर केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। देखें, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रिएक्शन होते हैं, ख्वाह वो केमिकल रिएक्शन हो या न्यूक्लियर रिएक्शन हो। और न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्या स्टैंडर्ड है कि स्टेबिलिटी को गेन किया जाए? जिस तरह की केमिकल रिएक्शन के लिए है ऑक्टेट रूल या डोपलेट रूल, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एटॉमिक मास 50-80 के दरमियान आना चाहिए। ये एक स्टेबल स्टेट है और हर न्यूक्लियाई अपना एटॉमिक मास इतना बनाना चाहती है, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन को हमने पढ़ा,
वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने देखा कि क्या होता है, बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन ए टारगेट न्यूक्लियाई एंड द इमिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियाई, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। फिर हमारे जहन में एक क्वेश्चन आया कि न्यूक्लियर रिएक्शन ने क्यों होना है, उसका जवाब भी हमने ग्राफ से, बाइंडिंग एनर्जी वाले ग्राफ से दे दिया। अब हम बढ़ते हैं फिशन के टाइप्स, देखते हैं कि कितने टाइप्स के न्यूक्लियर फिशन होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है न्यूक्लियर फिशन में वो है थर्मल फिशन। यहाँ पर इसको जो नाम दिया गया है ये विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल दिया गया है। क्या दिया गया है? विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल, यानी कि थर्मल फिशन वो न्यूक्लियर फिशन होगा जिसमें जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या है, उसको हीट दी जाती है, थर्मल से जाहिर है उसको हीट दी जाती है। इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन द बम्बार्डमेंट पार्टिकल आर थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड टारगेट न्यूक्लियाई आर जनरली यूरेनियम 235। देखें, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पर थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सा होता है? थर्मल फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो बम्बार्डमेंट पार्टिकल है उसको हम हीट देते हैं, और वो कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन। और ये स्पेशली ये जो थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं ये स्पेशली यूरेनियम आइसोटॉप 235 के लिए ये ख़ास होते हैं, स्पेशल होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं एक और न्यूक्लियर फिशन को देखते हैं कि वो कौन सा टाइप है। नेक्स्ट जो टाइप है गाइज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का वो है फोटो फिशन। फोटो फिशन से मुराद कि ये जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई है इस पे जो बम्बार्डमेंट पार्टिकल है वो अदर देन न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन के बजाय वो कौन है? वो एक फोटॉन है। मैंने कहा था ना कि रिएक्शन को नाम दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल आप कौन है? आप फोटॉन है। इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर फिशन द प्रोजेक्टाइल इज हाई एनर्जी फोटॉन, यानी कि हाई कितनी एनर्जी होनी चाहिए न्यूक्लियर फिशन को अक्कर करने के लिए? एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? तो अ फोटॉन ऑफ एनर्जी 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन प्रोड्यूस न्यूक्लियर फिशन इन यूरेनियम 238। देखें, यूरेनियम का जो आइसोटॉप है 238, इस यूरेनियम के एटम्स के लिए न्यूक्लियर फिशन अक्कर होगा जब इस पर प्रोजेक्टेड फोटॉन जो है, जो लाइट इस पे पड़ रही है, जो फोटॉन इस पे, जो रेडिएशन इस पे पड़ रहा है, उसके साथ कम अज़ कम 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए, और इसी तरह 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए यूरेनियम 235 में न्यूक्लियर फिशन को अकर करने के लिए। नेक्स्ट जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो गाइस वो है चार्ज पार्टिकल फिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम टारगेट न्यूक्लियर को बम्बार्ड करें एक चार्ज पार्टिकल से, और इस चार्ज पार्टिकल के साथ इतनी एनर्जी होनी चाहिए, और ये एक्चुअली ये क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, या अल्फा पार्टिकल होना चाहिए, इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जिस न्यूक्लियाई की तरफ ये जा रहा है, उस न्यूक्लियाई और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो कोलम्बिक रिपल्शन है उसको ओवरकम किया जा सके, ओवरकम किया जा सके, और ये पेनिट्रेट करे अंदर और इस न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाए, और ये न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी की वजह से स्प्लिट हो जाए छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, उसके साथ साथ इससे एनर्जी भी रिलीज हो। तो ऐसे रिएक्शन को चार्ज पार्टिकल की वजह से अक्कर हो गया तो हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फास्ट न्यूट्रॉन फिशन reaction. The fast neutron of large amount of energy are projected on the target nuclei. Usually in this case target nuclei is uranium 238. देखें, एक ऐसा न्यूट्रॉन जिसके साथ वो थर्मल न्यूट्रॉन ना हो, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हो। क्या हो? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। वो थर्मल न्यूट्रॉन जो है वो फास्ट मूविंग नहीं होते, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हो जिसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी हो, हाई लीनियर मोमेंटम हो। ऐसे न्यूट्रॉन्स को यूज़ करके हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को अक्कर कर सकते हैं, और इसके लिए जो सूटेबल टारगेट मटेरियल है वो यूरेनियम 238 है। ठीक है, अब गाइज हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिशन को पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। देखें, हम एक टारगेट न्यूक्लियाई ले लेते हैं, इस केस में 235 यूरेनियम 235, क्योंकि ये सूटेबल है हमारे एटम बम में, हमारे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें अक्सर ये यूज़ होता है, तो ये जाना पहचाना है, इसलिए इसको ले लेते हैं यूरेनियम 235। जब इस पे हम एक न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट कर देते हैं तो ये न्यूट्रॉन जब इसकी न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है तो ये एक अनस्टेबल कम्प्लेक्स न्यूक्लियाई बना लेता है, ठीक है, जिसके ऊपर स्टार ये। अब इस न्यूक्लियाई ने स्प्लिट होना है
बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम और क्रिप्टॉन यूरेनियम 235 के मुकाबले में छोटे न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन हमें और मिल जाते हैं इस जैसे, ठीक है, और एनर्जी भी हमें मिल जाती है। तो इसी प्रोसेस को तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, कि एक न्यूक्लियाई स्प्लिट हो गई 2 न्यूक्लियाई में और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ हो गई और कुछ पार्टिकल भी एमिट हो गए। ये हमारा था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। लेकिन गाइस, अब इस पर कुछ और काम करने से पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड की तरफ, इसकी हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैसे वजूद में आया और सबसे पहले इसको किसने देखा था। तो देखिए गाइस, जिस तरह मैंने कहा मैं आपको हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर फिशन की तरफ लेके जाता हूं, तो सबसे पहले आपने रेडियो एक्टिविटी वाला लेक्चर देखा होगा। उसमें हमने कहा है कि हेनरी बिक्यूल जब एक्सरे पर रिसर्च कर रहा था तो उसने एक्सीडेंटली, अचानक, ठीक है, गैर इरादतन उसने एक फिनोमेना को डिस्कवर किया और वो फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी। क्या है? रेडियो एक्टिविटी। इस रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बिक्यूल ने दो लोगों के हवाले कर दिया कि आपने भाई इस पर काम करना है। उसमें एक मेरी क्यूरी थी और उसका एक हस्बैंड पेरी क्यूरी था, ठीक है, एक ही हस्बैंड होता है, सॉरी, मेरी क्यूरी पेरी क्यूरी। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया, लेकिन सिर्फ इन्होंने काम नहीं किया रेडियो एक्टिविटी में, चूँकि हमने कहा था कि एक न्यूक्लियाई से रेडिएशन का एमिट होना स्पॉन्टेनियसली, जिसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, तो वो रेडिएशन पर काम किया फिर रदरफोर्ड ने और विलर ने। रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं, उनको कहा पॉजिटिव, जो रेडिएशन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या हीलियम न्यूक्लियाई जो होती है उसको अल्फा कहा, और जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं उसको कहा कि ये क्या है, ये बीटा है, और जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता वो गैमा है, और गैमा के बारे में विलर ने कहा था, ठीक है। ये हीलियम न्यूक्लियाई होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये गैमा न्यूट्रल होता है, ठीक है। जिस तरह कि आपको पता है गाइज, ये जो बीटा डीके है, बीटा डीके, ठीक है, ये काम की चीज़ है। अब एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसकी रेडियो एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डीके उसका हो जाता है अगर वो रेडियो एक्टिविटी डीके बीटा डीके है, ठीक है। और बीटा डीके में स्पेशली कौन सा है? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन है। कौन सा है? ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन है। तो जो हमें डॉटर न्यूक्लियाई मिलती है उसका एटॉमिक मास चेंज नहीं होता और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन बढ़ जाते हैं और बीटा हमारे पास एमिट हो जाता है, बीटा पार्टिकल। इस बात को एक साइंटिस्ट ने गौर से देखा और उसका नाम था फिर्मी। क्या था? फिर्मी। और इसका एक टीम भी था, यानी कि इसके को वर्कर्स थे 1934 में। इसने ये सजेस्ट किया अगर किसी एलिमेंट का हम बीटा डीके करें तो उससे, और ये वाला बीटा डीके हो यानी कि जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस एलिमेंट से अगला वाला एलिमेंट यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर Z+1 होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? इन्वेंट कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं। इस बात को लेकर, और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, और वो ये है गाइस कि 1934 में जब फिर्मी ये सोच रहा था तो उस वक्त यूरेनियम 238 या यूरेनियम का जो एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट था जिसको साइंटिस्ट ने अभी तक इजाद किया था या देखा था या दरियाफ्त किया था, ठीक है। तो फिर्मी ने ये सजेस्ट किया कि अगर हम यूरेनियम का बीटा डीके करवाएं तो यूरेनियम से अगला वाला एलिमेंट हमें मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। इस पर अभी काम जारी था कि हैं 2 साइंटिस्ट हैं, हाँ एंड स्ट्रेसमैन। 1939 में उन्होंने एक इसी बात को लेकर कि चलो भाई आने वाले एलिमेंट को देखते हैं, जो नया डिस्कवर्ड शुदा एलिमेंट होगा उसको देखते हैं या नए एलिमेंट को डिस्कवर कर लेते हैं। तो उन्होंने इसी तरह का एक रिएक्शन परफॉर्म किया, यानी कि न्यूट्रॉन को ले लिया और टारगेट न्यूक्लियाई यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कर लिया, स्टेबल न्यूक्लियाई बन गई और ये स्टेबल न्यूक्लियाई अब स्प्लिट हो गई 2 न्यूक्लियाई में, ठीक है, और इसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज़ हो गई। अब इनको पता नहीं था कि ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है ये यूरेनियम से छोटे हैं, जो कि फिर्मी ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए, इसका बीटा डीके हो जाए, तो मिलने वाले जो न्यूक्लियाइज होंगे वो क्या होंगे? बड़े होंगे, ठीक है। या एक ही न्यूक्लियाई को उन्होंने कंसिडर किया होगा कि एक न्यूक्लियाई इससे बड़ी होगी और ये एक जो है ये कोई और पार्टिकल होगा वगैरह वगैरह। जब इन्होंने इसका केमिकल एनालिसिस किया, क्या किया? केमिकल एनालिसिस किया, तो इनको पता चला, इन दो एंड स्ट्रेसमैन को पता चला कि भाई ये जो 2 पार्टिकल हमें मिल गए हैं ये एक्चुअल में न्यूक्लियाई है और ऐसे न्यूक्लियाई है कि यूरेनियम से
छोटे हैं ना कि बड़े हैं। और फेर्मी ने क्या कहा था कि बड़े होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। और इस तरह कुछ एलिमेंट को डिस्कवर भी किया गया और उनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दो साइंटिस्ट ने जब इस चीज़ को देखा तो ये हैरान रह गए कि भाई ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है और ये भी इससे छोटा है। तो उन्होंने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाली और वो ये कि न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो गया। क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। तो उन्होंने इसको अपने टर्मिनोलॉजीज़ में कहा कि न्यूक्लियर फिशन हो गया, न्यूक्लियर टूट गया, न्यूक्लियस टूट गया, न्यूक्लियस टुकड़े हो गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर न्यूक्लियर फिशन का कंसेप्ट आ गया। और ये इतना मशहूर क्यों हो गया, वो इस क्यों की वजह से, क्योंकि ये जो एनर्जी हमें मिल रही थी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। और इस एनर्जी को हम इंसान यूज़फुल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बिजली की पैदा करने के लिए यूज़ कर सकता है, गाड़ी चलाने के लिए, इंजन्स वगैरह मशीन्स चलाने के लिए इस एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। तो तभी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पर साइंटिस्ट का ज़्यादा ध्यान रहा। By chemical analysis of A and B, ये वाली बात लिखी है, it were found that A and B are smaller nuclei rather than heavier from uranium-230 at 92. So finally they conclude that it is a process of splitting of nucleus and then were called it nuclear fission. तो ये थी गाइज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की थोड़ी सी हिस्ट्री, ताकि आपके समझ में आ सके कि ये किस तरह, जिस तरह रेडियो एक्टिविटी एक्सीडेंटली यानी कि गैर इरादतन डिस्कवर हो गई थी, इस तरह न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो था वो गैर इरादी तौर पर डिस्कवर किया गया, ठीक है। साइंटिस्ट कुछ और करने जा रहे थे और रास्ते में उनको कुछ और मिला, और रास्ते में जो उनको मिला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो कुछ वो करने जा रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि साइंटिस्ट क्यों इंटरेस्टेड थे कि यूरेनियम से अगले वाले एलिमेंट को वो जान सकें। ये देखें गाइज, ये 1939 की बात है, ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था जिसमें कुछ खामियां थीं। उसके बाद 1913 में नील बोहर ने पेश किया था, उसमें भी खामियां थीं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स थे उस पर तकरीबन एक्सपेरिमेंट हो गए थे, और रदरफोर्ड ने तो उस यूरेनियम को नहीं, सॉरी, गोल्ड को यूज़ किया था, ठीक है, गोल्ड को यूज़ किया था। तो साइंटिस्ट जानना चाह रहे थे कि हमें कोई हेवियर एलिमेंट मिल जाए, शायद उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उनके अच्छी तरीके से बिहेवियर को देखें और हम मैटर का जो यूनिट एलिमेंट है यानी कि उसका स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से जान सके एटम का। तो इस लालच में उन्होंने कहा कि अगला एलिमेंट दरियाफ़त हो जाए तो उसकी शायद बिहेवियर कुछ और हो, और नील बोहर के जो लिमिटेशंस थे उनका जवाब दिया जा सके, ठीक है। बहरहाल साइंटिस्ट इसके साथ इंटरेस्ट इसलिए थे, और ये थी हिस्ट्री न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। अब देखते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में कौन कौन से फिज़िक्स के प्रिंसिपल काम करते हैं। गाइज, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में फिज़िक्स के ये प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल, ये काम कर रहे होते हैं हर वक्त। कंजर्वेशन लॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस के नाम से उसको हम जानते हैं। एक तो इसमें होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, ठीक है, कि चार्ज नंबर हमेशा कंजर्व होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन में। दूसरी बात, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह। ये जितने भी कंजर्वेशन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, एनर्जी, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितने भी कंजर्वेशंस के लॉज हैं वो सब के सब फिशन रिएक्शन में होने चाहिए, ठीक है। इसको ये जो है ना फिलफुल करना चाहिए। देखें किस तरह गाइज, अब इस एग्जांपल जिसको देखते हैं, ये वही न्यूक्लियर रिएक्शन था जिसके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बात की थी कि न्यूट्रॉन टारगेट न्यूक्लियाई पे प्रोजेक्ट किया और कम्प्लेक्स न्यूक्लियाई बनी, वो दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गई, एक बेरियम 141 में और एक क्रिप्टॉन 9236 जिसका एटॉमिक मास बेरियम का 56, और 3 न्यूट्रॉन हमें मिल गया और कुछ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर से क्या मुराद है, ये जो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर से मुराद ये है कि चार्ज क्या, ये जो चार्ज नंबर है इसको पहले जानना ज़रूरी है। चार्ज नंबर वो होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यूरेनियम में 92 है और यहाँ पर तो ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन वर 92। वो कितने थे, 92 थे। और आफ्टर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन अब कितने हैं, 56 36 56 36 12 9 92। तो ये देखें
ये चार्ज नंबर क्या है, कंजर्व है, तो इसको कंजर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजर्व होना है। यहाँ पर कोई और प्रोटॉन नहीं है। दूसरी बात है कंजर्वेशन ऑफ मेस नंबर। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मेस नंबर। मेस नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मेस नंबर। यहाँ पर मेस नंबर कितना है 235 और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 236 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है 141 और यहाँ पर कितना है 92, दोनों को जमा किया ये आ गया 3 4 और 9, ये कितना हो गया 10 10 13, ये आ गया और ये हो गया 233। तो 3 न्यूट्रॉन किधर चले गए, क्योंकि प्रोटॉन तो कंजर्व है, 3 न्यूट्रॉन तो वो हमें मिल जाएंगे। जब एक यूरेनियम का एटम स्प्लिट होगा एक बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो इसके साथ साथ हमें 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो 3 इसके साथ और जमा कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 236। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर भी हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अक्कर होने से पहले इस सिस्टम की जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसको ले लो और इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लो, इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लो, इनको सम करो, इनका सम इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए। इसका लीनियर मोमेंटम इन दोनों की लीनियर मोमेंटम के सम के बराबर आना चाहिए। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें जो हमारे लिए काम की बातें हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस नंबर। देखें यहाँ से जो, क्योंकि मैंने कहा था ना साइंटिस्ट इस चीज़ के साथ इंटरेस्टेड थे न्यूक्लियर फिशन में, उसको ये चीज़ एक गैर मुतवक्की चीज़ थी जो उसको मिल गई और बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने सोचा कि इस एनर्जी को अगर हम किसी फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको किसी व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी या मशीनरी को चलाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इस चीज़ के साथ इंटरेस्ट है और हम भी छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं, हम भी इसके साथ इंटरेस्टेड हैं। हम जानना चाहते हैं कि एक यूरेनियम का एटम जब स्प्लिट हो जाता है इन दो में तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को ढूंढते हैं अभी। देखें, टोटल मास बिफोर रिएक्शन ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास यूनिट में उसका मास इतना होता है। ठीक है, आपको पता होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। दूसरी बात, यूरेनियम 235 का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 235 एक्चुअल में नहीं होता, उससे थोड़ा ज़्यादा 4.439 एटॉमिक मास यूनिट। दोनों को जमा किया, टोटल एटॉमिक मास बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन वो इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, मास ऑफ बेरियम वो 141 एग्जैक्ट नहीं होता, वो इससे थोड़ा सा कम होता है और वो ये है 140.939। ये आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक है, और ये जो क्रिप्टॉन है इसका 92 एग्जैक्ट नहीं होता, ये 92 से कम होता है और ये है 92 में 91.8973 एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद ये न्यूट्रॉन भी तो मिले हैं और इसका एटॉमिक मास यूनिट 3 न्यूट्रॉन का कितना होगा, विद इन सब को जमा किया ये आ रहा है और पहले ये आ रहा है, तो कुछ मास कम हो गया है और मास ने क्या होना है, कंजर्व्ड होना है। तो मास किधर चला गया, मास किधर चला गया, तो आइंस्टाइन बाबा की ये इक्वेशन कहता है कि ये जो मास में फ़र्क आ गया है, डिफरेंस, इतना फ़र्क जो आ गया है ये इतना कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, और वो है ये। अच्छा, ये कैसे मालूम करें, तो आइंस्टाइन ने कहा है कि इतना मास और एटॉमिक मास यूनिट में, और 1 एटॉमिक मास यूनिट के साथ कितनी कंसर्न एनर्जी होती है, तो 0.215 हमने पढ़ा था कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलने वाला है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हमें मिल गया। क्यों इतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी, अगर एक यूरेनियम का एटम जो है वो स्प्लिट हो जाता है बेरियम। ठीक है, तो एक यूरेनियम का एटम, अब एक यूरेनियम के एटम से हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है, तो आप सोचें कि अगर हम एक 231 kg ले लें, क्या ले लें 1 kg यूरेनियम का एटम ले लें, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये गाइस था न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को पढ़ेंगे और उससे अगले लेक्चर में न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी, और जिसको कहते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन सामने आ गया तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना था साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी और ये एनर्जी अपने फ़ायदे के लिए, इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था।
ठीक है। लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग फिनोमेना और ये कैसे हो रहा है और साइंटिस्ट छुप रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता। तो नील बोहर जो है वो एक्शन में आ गए और उसने एक थ्योरी पेश की और उस थ्योरी के ज़रिए से उसने न्यूक्लियर फिशन को, न्यूक्लियर फ्यूजन को और न्यूक्लियस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर लिया। और उस थ्योरी को हम कहते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। उसने एक जाना पहचाना मॉडल हमारे सामने रख दिया और उसके ज़रिए से ही हमें समझा दिया कि न्यूक्लियस के साथ ऐसा बर्ताव होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसको डीपली देखते हैं कि इस बोहर बाबा ने क्या कहा। दिस मॉडल वर प्रपोज बाय बोहर्स इन 1937 इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियस बिहेवियर। ठीक है, द मेन पॉइंट्स आर a nucleus can be treated as water molecule, नहीं liquid molecule। क्या कहेंगे? liquid molecule because of the following similarities। ठीक है, कि एक न्यूक्लियस को, आपने तो न्यूक्लियस देखा नहीं है, अब हर कोई तो घर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब न्यूक्लियस को वो कहता है, अगर आपने जानना है तो आप यूं समझे कि ये लिक्विड का एक ड्रॉप है। आप लिक्विड को वाटर भी ले सकते हैं, वाटर का एक ड्रॉप देखें, समझे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इसकी तरह गोलमोल होता है। क्या होता है? गोलमोल। बोहर ने ये कहा था। ठीक है, द लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड न्यूक्लियस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज स्फेरिकल ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस। देखें, अगर कोई कहे कि चलो मैंने तो पानी के कतरे को देख लिया, वो गोलमोल है। अब ये गोलमोल क्यों है? तो साइंस उसका जवाब दे रहा है कि ये सरफेस टेंशन की वजह से गोल है। अब सरफेस टेंशन क्या बला है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन की वजह से बारिश के कतरे भी गोल होते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स जो है वो भी गोल होते हैं। और न्यूक्लियस को जिसको आपने गोल मोल समझा है, स्फेरिकल समझा है, वो भी फोर्सेस की वजह से गोल है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है न्यूक्लियॉन्स आपस में जकड़े हुए हैं। ठीक है, और न्यूक्लियॉन की बाहर के साइड कोई फोर्स नहीं है, तो ये जो हमें शेप मिल जाता है न्यूक्लियस का, ये गोल मोल मिल जाता है। ठीक है, दो बातें। द डिके ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम अ न्यूक्लियस, द डिके ऑफ न्यूक्लियॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज सिमिलर टू इवापोरेशन फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप। देखें, जब हम किसी न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो एनर्जी इतनी हो कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करें, ऐसे एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं ना। तो अगर न्यूक्लियस को हमने गोल समझा है, तो इस न्यूक्लियॉन जो आपस में स्प्लिट हो रहे हैं, इसको कैसे समझेंगे? तो बोहर ने कहा कि आप यूं समझें कि आपके पास एक ड्रॉप है और जिस तरह वो इवापोरेट होते हैं, क्या होते हैं? इवापोरेट, बुखारात में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह न्यूक्लियॉन भी आपस में जुदा होते हैं। क्या होते हैं? जुदा। पहले वो एक सिस्टम में, कंबाइंड सिस्टम में होते हैं, और फिर क्या हो जाता है, जब उसको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियॉन आपस में जुड़े हुए थे, अब जुदा हो जाते हैं। इस तरह जो ड्रॉप होता है, लिक्विड ड्रॉप होता है, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी आपस में नज़दीक होते हैं। जब उनको बाहर से एनर्जी मिल जाती है, टेम्परेचर मिल जाता है, तो उनके अंदर जो दरमियान में जो फोर्सेस होता है वो वीक हो जाता है और वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो यही बात बोहर्स ने भी कही। द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैन बी ट्रीटेड as intramolecular forces between HO of liquid drop in case of water। अच्छा, क्योंकि बोहर ने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है